पंजाब 5 नदियों से मिल के बना पंजाब, देश का एक ऐसा भाग जिसने बहुत हिंसा देखी और जाने कब से देखी, और उसी हिंसा से लड़ने के लिए पंजाब में उमड़ा प्यार। और उसी प्यार की कोपले रही हीर रांझा, सोनी महिवाल, मिर्जा साहिबा, और उसी बागीचे के गुलाब को मैं आपको सुनाने आया हूं आज, जिसका नाम है सस्सी पन्नू। तो आप सुन रहे हैं कल की कहानियां और मैं हूं अष्टम नीलकंठ। शुरू की जाए कहानी। बहुत पहले की बात है। भंभोर के राजा और रानी की बस एक ही चाह थी, बच्चा। मतलब देने वाले ने सब कुछ दिया था सिवाय बच्चे के। अब जब धरती पे सावन आता तो रानी तो बहुत ही ज्यादा दुख से मर ही जाती कि भगवान, ये खुदा, मेरी कोख में ये सावन कब आएगा। जाने कौन सी जगह थी जहां राजा रानी ने चादर ना चढ़ाई हो, जहां हाथ ना फैलाए हों। राजा ने तो खजाने के द्वार ही खोल दिए पूरी प्रजा के लिए, मगर होनी को कौन टाल सकता है। और आखिरकार एक दिन ऊपर वाली की नजरों में भी इस जोड़े के लिए तरस आ गया और उसने बख्शी इन्हें एक दूज के चांद सी बेटी। इतनी खूबसूरत बेटी कि खूबसूरती भी उसे देख के शर्मा जाए। राजा रानी ने उस खुदा की नेमत को अपनी पलकों पे बिठा के रखा। एक पल के लिए अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया उन्होंने इस खुदा की बख्शीश को, उसकी नेमत को, उसके गिफ्ट को। तो राजा रानी बहुत ही खुश थे। पर वो कहते हैं ना, खुशियों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। तो एक दिन राजा दरबार से बहुत ही जल्दी लौट आया और आके बिटिया के पालने के पास ऐसे मायूस होके बैठ गया हो जैसे कि किसी कब्र के पास बैठा हो। रानी को अजीब लगा। उसने पूछा कि राजा क्या हुआ। तो उसने बताया कि दरबार में ज्योतिषियों ने उसे बताया है कि ये लड़की होगी तो बहुत ही न्यारी, पर भरी जवानी में इसे एक लड़के से इश्क हो जाएगा और उस इश्क के चलते ये कुल की मान मर्यादा सब कुछ लुटा देगी। अब भाई, मान मर्यादा से ऊपर क्या हो सकता है। रानी ने बहुत बातें बोली कि देखो भाई, दाग तो चांद में भी होता है, अल्लाह की नेमत है ये, इसे तुम ऐसे नहीं ठुकरा सकते थे। पर राजा तो राजा था, पर राजा में भी वो दिल नहीं था कि अपने ही जिगर के टुकड़े को खुद खत्म कर दे। तो उसने एक चंदन की लकड़ी का संदूक बनवाया, उसमें दुनिया के बेहतरीन हीरे जवाहरात मोती जड़वाए, अंदर रेशम बिछवाया और उसमें पत्थर दिल करके अपनी फूल सी बेटी को रख दिया और नदी में बहा दिया। इस सब के बाद जब रानी होश में आई तो उसका विलाप रोके ना रुके। रोते रोते ही बोली कि मैंने तो सोचा था तुझे कहार लेकर जाएंगे, तेरी डोली तो मगरमच्छ उठाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तो शहर के बाहर ही घाट पे एक कपड़े धोते हुए धोबी को सुबह की सूरज की किरणें कुछ ज्यादा ही चमकदार दिखी, क्योंकि ये किरणें टकरा के आ रही थीं हीरे जवाहरातों से सजे संदूक से। उसने संदूक लपक लिया और जब खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अत्ते धोबी के घर पर चांद सी बिटिया आई थी। धोबी ने घर जाकर बिटिया को जब बीवी को दिखाया तो वो भी गदगद हो गई। गले में पड़े सोने के ताबीज से पता लगा बच्ची का नाम था सस्सी। उस ताबीज समेत जितने भी सोना हीरे जवाहरात तो संदूक में थे, धोबी ने संभाल के रख दिए कि तेरी अमानत है, जब बड़ी होगी दूसरे घर जाएगी तो साथ में ले जाना। भाई, धोबी और धोबन ने क्या कुछ नहीं किया। देंगे चढ़ाई, नदी को शिरनी का पहला थाल चढ़ाया और जाने किस चमत्कार से धोबन की सूखी छाती में भी दूध उतर आया।
तो कुछ इस तरह महलों की रौनक धोबी के आंगन में खेलने लगी। धीरे धीरे सस्सी पर जवानी आई, और ऐसी आई जैसे जवानी की बाढ़ ही आई। धीरे धीरे उसकी खूबसूरती को देखकर उसके लिए रिश्ते आने शुरू हुए, पर अत्ते धोबी को कोई रिश्ता पसंद ना आया। उसे तो लगा कि भाई इसे तो कोई फरिश्ता ही लेके जाएगा। धीरे धीरे गांव में बात फैलनी शुरू हो गई कि भाई अत्ते की बेटी को तो कोई राजा की बारात ही लेके जाएगी। और भाई बातें तो हवा की तरह चलती हैं। चलते चलते राजा के कानों तक पहुंच गई कि ऐसी कोई लड़की है जो कि राजा के ब्याहने के लायक ही है। अब राजा ने अत्ते की बिटिया को और अत्ते को महल में बुलाया। अत्ते धोबी तो घबरा गया कि भैया नदियां उल्टी कब से चलने लगी, मैं गरीब और महलों में बुलाया गया। खैर अब जाना तो था ही। तो उसने सस्सी के गले में वही तावीज, सोने का तावीज जो बचपन में आया था, डाल दिया। जब सस्सी राजा के सामने पहुंची तो राजा तो बिल्कुल अवाक रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी नहीं थी। उसने सस्सी का हाथ पकड़ा, कंधा पकड़ा और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे दिखा वो तावीज और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही लड़की है जिसको बचपन में बहा दिया था। ये तो मेरी लड़की है। बिटिया बिटिया कहते हुए राजा के होठ कांपने लगे और आंखों से आंसू ना रुके। राजा रानी दोनों धोबी के पैरों में गिर गए। राजा ने कहा कि जिस गांव पे तू हाथ रख वो तेरा, मगर हमारी बिटिया हमें वापस कर दे। अब धोबी को काटो तो खून नहीं। वो क्या जवाब देता? राजा रानी को मना करता। पर इतने में सस्सी बोल पड़ी कि आप जब कहेंगे मैं आपके पास आ जाऊंगी, पर रहूंगी वहीं जिसने मेरी जान बचाई, यानी कि धोबी के यहां। तो भाई इस तरह सस्सी के तो दिन ही बदल गए। वो तो पहले भी मन की ही करती थी और अब तो उसके पर लग गए। राजा ने सस्सी की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया, उसके घूमने फिरने के लिए बाग बगीचे बनवाए। मतलब कि हाल ये था कि सस्सी के कहने के पहले ही उसके मन की बात उसके सामने हाजिर हो जाए। उसी समय एक गजनी का सौदागर भंभोर आया और उसने बहुत ही अजब गजब सा एक बाग बनाया। उस बाग में ऐसी तस्वीरें, ऐसी इमारतें थीं जो कि लोगों ने कभी देखी ही नहीं थी और उन्हें अचरज में डाल देती थी। अब सस्सी को लगा कि भाई मुझे भी तो घूमने जाना चाहिए ऐसा बाग, और वो अपनी सहेलियों के साथ ये बाग घूमने निकल गई। बड़ी सारी तस्वीरें देखी, बड़ी सारी छोटी छोटी इमारतें देखी, मगर एक तस्वीर के सामने जाकर सस्सी हिली ही नहीं। हिलना डुलना तो छोड़ो, पलकें तक नहीं झपकी। जब उसकी सहेलियों ने उसे हिलाया तो वो होश में आई और उसने सौदागर से पूछा कि भाई कौन है ये नौजवान। तो उस सौदागर के चित्रकार ने बताया कि ये कीचम के वली अली हौद का शहजादा पुन्नू है। पुन्नू, पहली बार ये नाम सुना पर सस्सी को लगा जैसे इस नाम से उसका जाने कितना पुराना रिश्ता हो। उसका रोम रोम इस नाम से गूंज गया, पुन्नू पुन्नू पुन्नू। पुन्नू की नाम की सस्सी को तो धुन ही लग गई। अब मिलने का इतना मन हुआ कि ये फरमान कर दिया गया कि कोई भी सौदागर जो कीचम से आएगा वो सस्सी से मिले बिना नहीं जाएगा। और आखिरकार बात यहाँ तक आ गई कि कीचम से आए सारे सौदागरों को एक बाग में बंदी बना लिया गया और ये फरमान निकाल दिया गया कि जब तक शहजादा पुन्नू खुद आके इन सौदागरों को नहीं छुड़ाता, इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। आखिरकार खबर पुन्नू तक पहुंची और दीवानियत ने दीवानियत जगा दी। पुन्नू से भी रहा न गया और अपने पिता को बताए बिना सौदागर का भेष बनाकर वो भी भंभोर आ गया। अब सौदागरों की कतार में वो भी खड़ा हो गया। सस्सी आके एक एक का चेहरा देख रही थी और पुन्नू का चेहरा देखते ही वो ठिठक गई।
पर पुन्नू को पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसने तो भेष बदला हुआ था। तो उसने उससे पूछा कि अय सौदागर, तूने कभी शहजादे पुन्नू को देखा है? तो उसने जवाब दिया, परिजादी, असली पुन्नू तो मैंने आज तेरी आंखों में ही देखा है। दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे के सामने सजदे में झुक गए। पुन्नू तो लगभग उसी बाग में बस ही गया जहां सस्सी रह रही थी। अब ये बात जब पुन्नू के भाइयों को पता लगी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो जल्द से जल्द अपने ऊंटों पे सवार भंबूर पहुंच गए। पर जब शहर में घुसे तो उनको लगा जैसे यहां पर कोई त्योहार मन रहा था। पूरा का पूरा शहर ही किसी क्षमादान की तरह जगमगा रहा था। जब वो सस्सी के बाग तक पहुंचे और सस्सी को पता लगा कि पुन्नू के भाई आए हैं तो उसने अपनी पलकें बिछा दी। आखिरकार वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि निकाह से 3 दिन तक जश्न मनेगा। बस इतना कहना था कि भंबूर की हवा में ही जश्न का माहौल आ गया। सस्सी के मेहंदी लगाई गई, इत्र डालकर उपटन लगाया गया, रेशमी कपड़े पहनाए गए। और सस्सी के तो एक नहीं 2-2 परिवार थे। तो राजा के परिवार से मोतियों के थाल आए, धोबी के परिवार से गिरी और छुआरे के थाल आए और लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पर वो मासूम लोग नहीं जानते थे कि ये सब कीचम के भाइयों का नाटक था। अंदर से वो अभी भी गुस्से से भरे हुए थे। आखिरकार उन्होंने अपने षड्यंत्र को अंजाम दिया और पुन्नू के जश्न के आखिरी जाम में नींद की दवा मिला दी। अब जश्न पूरा हुआ। सस्सी और पुन्नू दोनों अपने अपने शामियाने में गए और रातों रात पुन्नू के भाई ऊंटों को दौड़ाते हुए पुन्नू को वापस कीचम ले गए। सुबह होते ही जब सस्सी जागी तो रात का अंधेरा सूरज के सामने दुहाई दे रहा था। पुन्नू का शामियाना फटी हुई झोली की तरह सस्सी के सामने पड़ा था। रातों रात सस्सी का जहान लुट चुका था। वो सस्सी पगली की तरह ऊंटों के पैरों के निशानों के पीछे भागने लगी, बाहें फैला के रेगिस्तान के सजदे करने लगी। वही माहौल जो रात तक जश्न के रंग में डूबा हुआ था, सुबह होते ही रुदाली में बदल गया। नंगे पैर ही सस्सी ऊंटों के पैरों के पीछे रेगिस्तान में भागती जाती थी और पुन्नू 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 रोते हुए चिल्लाती जाती थी। ऊपर चमकता सूरज, नीचे सस्सी की चिंताओं की तरह ही जलती अनंत रेत, और इस बीच में विरह की आग में जलती सस्सी। पानी की अमानत सस्सी रेगिस्तान में पुन्नू का नाम जपते हुए भटकने लगी। जैसे कनकूस का पंछी जब गाता है और उसके पंखों से लपटें निकलने लगती हैं और आखिरकार उन्हीं लपटों में वो राख हो जाता है, वैसे ही सस्सी भी पुन्नू का नाम जपते हुए अंदर से झुलस रही थी। और झुलसते झुलसते वो आखिरकार उस भरे रेगिस्तान में गिर गई। ये आवाज पुन्नू तक तो नहीं पहुंची, पर पास में जाते हुए गडरिये के कानों में पड़ी। वो वहां तक पहुंचा तो उसने देखा कि दुपट्टे के नीचे बेहोश सस्सी पड़ी हुई है। उसने तुरंत अपने मश्क से सस्सी को पानी पिलाया और सस्सी एक बार और पुन्नू का नाम लेकर वहीं खत्म हो गई। सस्सी के इश्क को देख के, उसकी शिद्दत को देख के उस गडरिये को भी वहीं विरक्ति हो गई और उसने ठान लिया कि अब मैं इस खूबसूरत लड़की की कब्र यहीं पे बनाऊंगा और अपना जीवन इस कब्र पे दिया जलाते हुए बिता दूंगा। शाम को एक राहगीर आया तो उसने पूछा कि ये गडरिये, तू ये रेगिस्तान के बीच में किसकी कब्र पे सजदा कर रहा है? तो उसने बताया कि ये एक परिजादी की कब्र है जो कि पुन्नू पुन्नू करते हुए यहीं पे मर गई। तो वो राहगीर ऊंट से उतरा, उसने रेत हटा के अपनी सस्सी के शरीर को देखा और उसे सजदा किया और रोते हुए उसी को बोला कि मेरे भाइयों ने दगा दी थी ससिए,
मुझे होश आया तो वफा निभाने के लिए मैं वापस लौट आया। ये वही पुन्नू था। फिर उसने वही कटार निकाली जिसके जोर पे वो अपने भाइयों से लड़ के आया था, और बिना कुछ सोचे अपने सीने में उतार दी, और वहीं सस्सी के साथ वो भी ढेर हो गया। हैरान गडरिया वापस दोनों आशिकों की कब्र ढांपने लगा और हवा में जलते हुए दीपक की तरह खुद भी कांपने लगा। तो भाई, कैसी लगी ये कहानी? थोड़ी भारी हो गई यार। रोमांटिक कहानी में अगर आखिर में ट्रेजेडी ना हो तो वो कहानी ही क्या। इस कहानी के लिए हम दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे विजय चौहान जी का, जिन्होंने किस्सा पंजाब नाम की किताब में पंजाब के सारे रोमांटिक किस्सों को ट्रांसलेट किया, और ये किस्सा लिखा था अमृता प्रीतम जी ने। तो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू आप सब लोगों का। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, पॉडकास्ट तो आपने फॉलो कर ही लिया होगा। तो अगले शुक्रवार हम मिलेंगे आपसे एक ऐसी कहानी के साथ जो हमसे मिलने आ रही है मणिपुर से चल के। आप सुन रहे थे कल की कहानियाँ, और मैं हूँ अष्टम नीलकंठ।